नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख रहे थे। प्रश्नों को आगे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आज की सीरीज का जो है, इसमें कहा गया कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। उसकी डेट आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो इसकी जो करेक्ट डेट है वो है 21 मार्च 1994। इसमें जो विकल्प दिया है ना, ऊपर वाला ही सही है। 21 मार्च, 21 की तारीख लगभग हर जगह है, महीना चेंज कर दिया है, लेकिन ऊपर वाला जो मार्च वाला है वो परफेक्ट है। अगले वाले को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 आयोजित हुआ था कहाँ पर। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। मॉस्को में हुआ था, पेरिस में हुआ था, बर्लिन में हुआ था या फिर टोक्यो में हुआ था। तो ये जो कॉप 21 था, ये कहाँ पे बहुत फेमस था। पेरिस कन्वेंशन जो था, इसके तौर पर हम लोग देखते हैं पेरिस डिक्लेरेशन। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के संबंध में ट्रू नहीं है, यानी सत्य नहीं है। तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा और विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। विकासशील देशों में डेवलपमेंट के लिए जो कोष है वो कौन देगा? विकसित देश देंगे। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर गलत की तलाश करनी। तो ऊपर वाला ही गलत है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। तो आप जरा बताइएगा कि डरबन नहीं तो कहां पर, जगह क्या थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल फिलहाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है। मतलब चमकीले बादल क्या करेंगे? चमकीली कोई भी चीज रिफ्लेक्शन करती, यानी जितना ज्यादा उस पर प्रकाश पड़ेगा उसको भरपूर मात्रा में वो परावर्तित कर देगी। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ एब्जॉर्ब ही कम होगा तो तापमान में गिरावट आएगी। अब ये बताइए कि इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाए। सिल्वर साल्ट छिड़क दिया जाए, आयरन का पाउडर छिड़क दें, या समुद्र का पानी ले आके ऊपर से बरसात करें, या फिर जिप्सम छिड़कें। क्या छिड़कें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समुद्र का पानी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री पानी जो होता है उसके छिड़काव से ये काम हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल का कनेक्शन किससे है। तो एयर पॉल्यूशन से है, क्लाइमेट चेंज से है, ओजोन डिप्लेक्शन से है, या फिर वेटलैंड कंजर्वेशन से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज से, आपने हजारों बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कहा गया कि व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च। भारत का जो अपना जलवायु के संबंध में एक्शन प्लान था वो कब लॉन्च हुआ, वो डेट आपको बतानी। तो इसकी जो डेट है वो क्या हो जाएगी? सन 2008 में हमने प्रयास शुरू किया था, तो बहुत लेट प्रयास शुरू ही किया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 मिशन अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें से कौन सा उसमें जो 8 मिशन बनाए गए हैं इस क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत उसमें शामिल नहीं है। तो सोलर पावर जो है ये शामिल नहीं है, या एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण की जो प्रक्रिया है वो शामिल नहीं है, नाभिकीय शक्ति को हमने नहीं शामिल किया है, या वेस्ट टू एनर्जी कन्वेंशन जो है उसको शामिल नहीं किया है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर है वो इसमें कहाँ से आ जाएगी, तो वो इससे बाहर हो जाएगी। इसको आप बाहर कर दीजिए। अगले वाले को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट एस्टैब्लिश अ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक, यहाँ आप देख रहे हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्विलांस स्टेशन टू कलेक्ट डाटा ऑन वर्ल्ड टेम्परेचर। पूरे विश्व के तापमान का आकलन करने के लिए ये जो स्टेशन है इसको किस देश ने या किस देश में एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। आप बताइए, तापमान का ये आंकड़ा इकट्ठा करता है कि तापमान में किस तरह का वेरिएशन हो रहा है। तो ये भारत में एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। ये जिस समय का प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से उत्तर दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डेट दी है, जैसे कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से रिलेट करता है, ठीक है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है ये 1997 में हुआ था, ऐसा दिया है, और कार्बन व्यापार यानी जो कार्बन ट्रेड है इसका संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध कार्बन व्यापार से नहीं होता है, किससे होता है आप बताइएगा। इसके बाद देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होता है, मतलब क्या निकलता है। तो यहां आप देखें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के ऊपर मतलब ओजोन परत के ऊपर पड़ती हैं और ओजोन परत उनसे अभिक्रिया करके अपना भोजन प्राप्त करती है। ओजोन परत बनी कहां से, ये बनी है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से ही, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आ गई। ये जो अल्ट्रावायलेट रेस को हम लोग बुरा मानते हैं ना, वही बनाई है ओजोन को। तो यहाँ ओजोन को वो जनरेट करती है और क्लोरीन इसका बहुत तेजी से अपघटन कर देती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो जो पराबैंगनी विकिरण है उसी को ये अवशोषित कर लेती है, और अब आपको समझ में आ गया है कि ये क्यों अवशोषित करती है, ये उसका भोजन है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ कहा गया कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक वैसे ही जैसे हरे पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये उनकी भी रिक्वायरमेंट है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत इसलिए है ताकि वो अपना भोजन बना सके। तो वैसे ही ओजोन परत यहाँ पर अल्ट्रावायलेट को खाती है और हमें सुरक्षा देती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए, और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में है, ये कहने का मतलब। तो आप बताइए, अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा, ट्रोपोस्फियर वाला होगा। हालांकि ये पूरी तरह से इनकरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर की जो एकदम से आखिरी परत होती है, अपर लेयर होती है एकदम ऊपर वाली, जहां से समताप मंडल बस शुरू होने वाला होता है, तो कुछ हिस्सा ओजोन परत का जो है वो ट्रोपोस्फियर में मर्ज करता है, मतलब होता है। और जो मैक्सिमम पार्ट है, मतलब समझ लीजिए कि 10 और 90 का जो आंकड़ा है वो आप समझ सकते हैं, 10% जो है ये ट्रोपोस्फियर में बहुत मामूली, और 90% या 95% तक जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले में कहा गया कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है। तो ट्रोपोस्फियर मुख्यतः, यहाँ देखिए मुख्यतः शब्द इसीलिए जोड़ा गया है, इसका मतलब यह है कि ये ट्रोपोस्फियर में भी कुछ हद तक उपस्थित होती है, ठीक। स्ट्रेटोस्फियर मेनली इसका एरिया होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जहां पर ये होती है ना स्ट्रेटोस्फियर में, उस रेंज में तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि ये वहां ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है। तो ट्रोपोस्फियर में होगी, मेसोस्फियर में होगी, स्ट्रेटोस्फियर में होगी, या फिर एक्सोस्फियर में होगी। तो ओजोन की सांद्रता का मतलब यहाँ पे ओजोन की परत से ही है, ठीक है। परत का मतलब ये थोड़े कि कोई बेल्ट ले आके वहां लपेट दिया गया है, वो गैस का एक आवरण ही तो है। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, या CFC के द्वारा मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर जलवाष्प के द्वारा। तो इसमें अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके द्वारा इसे विनियमित किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 की बात हो रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको देखना है। तो ग्रीन हाउस गैस दिया है, उसका स्रोत दिया है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जनरेट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये धान के जो खेत होते हैं पानी से भरे हुए, वहां से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये ईंट के भट्टे से निकलती है। तो इसमें गलत आपको देखना है, और गलत आपका कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑटोमोबाइल वाला जो इसमें कनेक्शन दिया है वही गलत है। ये कहाँ से निकलता है आप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर कूलेंट्स जो होते हैं वहां से निकलता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन जो है वो ओजोन की दुश्मन है, बस इतना याद रखिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। वो ओजोन परत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, तो बाद में उसको भी रोकना पड़ा। अब इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो CFC12 जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वही नहीं जिम्मेदार है, या विलायक के रूप में मेथिल क्लोरोफार्म नहीं यूज है, मतलब इसमें जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलोन जो 1211 है जो कि अग्निशामक के तौर पे यूज होता है वो जिम्मेदार नहीं है, या नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार नहीं। इसमें आप देखकर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो मेथिल क्लोरोफार्म है वो यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है, बाकी जो है वो उत्तरदायी है। इसका मतलब है इसको आप बाहर कर दीजिए, तो ये सब जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट,
यहाँ पूछा गया कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो मीथेन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें आप देख लीजिए पहले। इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा यहाँ एक चीज गड़बड़ है, जो हिंदी वाला है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया है, सिर्फ कार्बन दिया है। और यहाँ बात कर रहे हैं गैसों की, तो कार्बन एक पदार्थ है, गैस नहीं है। यहाँ पर आप CO समझिएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सही है, और इसका जो आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। इसके बाद देखिए अगले वाले को, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर तिब्बतियन प्लेटू इन 2005। ओजोन परत के अंदर जो छेद हुआ था उसको खोजने का काम किसने किया था। ये खोजा गया था तिब्बत प्लेटू के ऊपर 2005 में। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो व्यक्तियों के नाम दिए हैं, ये केंट मूर का काम था, केंट मूर ने इसको खोजा था। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, कि 1 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या हो सकता है। तो यकृत कैंसर हो जाएगा, मुख का कैंसर हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, कि मस्तिष्क का कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर जो है ये सेल्स की खराबी से ही होता है, मतलब कोशिकाओं का अनियंत्रित जो द्विगुणन और बढ़ोतरी है उसकी वजह से हो जाता है, विकृत हो जाती हैं कोशिकाएं। तो ये सारे कैंसर हो सकते हैं दीर्घकालिक तौर पे। शरीर को अगर कोई विकिरण प्रभावित कर रहा है, रेडिएशन, तो उससे ये हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो तत्काल वाला होगा वो स्किन कैंसर है, क्योंकि त्वचा ही सबसे पहले सूर्य के विकिरण के संपर्क में आती है, बाकी चीजें बाद में आती। इसके बाद आगे चलते हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, बेशक है। अब इसमें ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कारण और कथन दोनों सही दिखाई दे रहे हैं, तो व्याख्या ठीक है, और इसीलिए हम ए वाले को चुनते हैं। सीधी बात कही गई है, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिकों की जो निम्न टीम है उसमें से किसने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो आपको इसमें से देखना है, और ये ब्रिटिश टीम थी। ब्रिटिश जो टीम थी उसने इसे खोजा था सबसे पहले, अंटार्कटिका के ऊपर इसे खोजा था। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें से कौन सा सदाबहार वनों का क्षेत्र है, मतलब सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं। तो मालवा प्लेटू है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, छोटा नागपुर है। आप जानते हैं कि ज्यादा जो सघन बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। और ये जो सदाबहार वन होते हैं ये डेंस बायोडाइवर्सिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है, या किस में पाई जाती है आपको देखना है, तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। इसका हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर ये नहीं दिया होता तब बाकी पर चर्चा करते। ठीक, यहां पर यह कहा गया है, देखिए किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो पादप विविधता हो या जैव विविधता हो, जैव विविधता में जीवों की विविधता और पौधों की विविधता दोनों होती है। तो ये दोनों कहां पर पाई जाती है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पाई जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक जो विविधता है वो विशेषता है कहाँ की, मतलब कहाँ पे ये ज्यादा पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं वो दिया है, सवाना दिया है। अब इसमें से आपको चुनना है। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं वहां पर ये पाई जाती है। पतझड़ वन यहाँ लिखा होना चाहिए था, या पतझड़ वन नहीं भी रहेगा तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वहां ये चीजें होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द प्लांट ऑर्गेनिक मैटर इज मैक्सिमम, मतलब जो पौधों का जैविक पदार्थ है वो कहाँ पर अधिकतम होता है। ट्रॉपिकल ऑटोमन फॉरेस्ट में होता है, या फिर उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसमें होता है, शीतोष्ण पतझड़ वन में होता है, रेगिस्तानी झाड़ियों में होता है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होगा, यानी ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ पर जो विकल्प है उसे आप देखें तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो दिया हुआ है, तो उसे आप चुनेंगे। ठीक है, ये नहीं दिया रहता तब इधर वाले जो विकल्प है उन पर चर्चा करते। तो इसका जो बी वाला है वो ज्यादा सुटेबल है, यहाँ जैविक पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज फेमस फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन। तो भारत में कौन से स्थान है जहाँ की मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। काजीरंगा में पाई जाती है, साइलेंट वैली में जहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा है वहां पाई जाती है, सुंदरवन में या हिमालय की तराई में। तो सुंदरवन में पाई जाती है, और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका आवास भी है। ठीक, ये एकमात्र ऐसा टाइगर हैबिटेट है जहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, और शेर जो बाघ होता है वो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से रहता है। इसके बाद देखिए, वेयर अमंग द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड कच्छ वेजिटेशन जोन। ये कहाँ पर है, पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में है, गोवा में है, या फिर जो तंत्रताल है वहां पे। यहाँ पे स्लीपीनेस दिया हुआ है, इसका जो अनुवाद है वो काफी मजेदार है। इसका हो जाएगा गोवा। ठीक है,
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार ज्यादा है। तो पर्णपाती वन जो कि एक खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में इनका विस्तार सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़े, इक्वेटर से आप दूरी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय वन है, शंकुधारी वन है, इसके अलावा कच्छ वनस्पति है और पतझड़ वन है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो लिस्ट 2 में दिया है। तो इसका अगर आप मैच करेंगे तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए। देखिए, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, मतलब उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली में पाए जाएंगे। जो शंकु वृक्ष है वो हिमाचल में पाए जाएंगे, मतलब हिमालयन क्षेत्र जहाँ एल्टीट्यूड ज्यादा होता है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, ये सुंदरवन में पाया जाएगा। और पतझड़ वन पाए जाएंगे राजस्थान में, ऐसा हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। कथन ए और कथन मतलब कारण आर दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं वो उपस्थित है। उड़ीसा तट जो है ये भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात का क्षेत्र है, माने चक्रवात यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। और महानदी का डेल्टा जो है इसमें भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, ये कारण दिया है। तो दोनों कतई आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें सही कौन सा है। तो सही इसके दोनों हैं, ठीक, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। अब आप कहिए कि व्याख्या इसमें सही कैसे नहीं है, तो इसमें आप देख, इसका जो कारण है उसे ध्यान से देखिए। मैंग्रोव का विनाश होना ये तटों के लिए असुरक्षा का कारण तो बनता ही है, मतलब तट जो है उनका जो सुरक्षा कवच था, मैंग्रोव की जड़ें और मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं वो एक बाढ़ का काम करते हैं और बाहर से जो समुद्री तूफान आता है उससे तट की रक्षा करते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चक्रवात का कारण नहीं है, ठीक, चक्रवात का कारण जलवायु परिवर्तन है। तो यहाँ ये सीधा सीधा कारण नहीं है, तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उत्तर हो सकता है। कथन ए और आर दोनों मतलब कारण और कथन सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भितरकणिका गरान यानी जो मैंग्रोव है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। वंशधारा और सुवर्ण रेखा जो नदी है उनके डेल्टा में, मतलब डेल्टा के बीच में ये स्थित है और पश्चिम बंगाल में इसकी लोकेशन है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो भितरकणिका के बारे में ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। नदियों का यहाँ अगर आप देखें तो जो ब्रह्मानी, बैतरणी, इस प्रकार की नदियां हैं वो दिखाई देती हैं। और पश्चिम बंगाल इसकी लोकेशन कहाँ से हो जाएगी, ये तो सभी जानते हैं, तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वन नवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, ठीक, और ये पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये कारण बताया है। तो आप बताएं कि इसमें सही कौन सा है। तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ जो व्याख्या दिया है ना वो सही नहीं है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में संबंध नहीं है, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं और इनका भविष्य में भी प्रयोग किया जा सकता है, और किसी वास्तविक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन की लागत पर निर्भर होता है, ऐसा दिया है। तो आपको इसमें से सही चुनना है। तो इसमें देखिए आपके बी वाला जो है उसको चुनने में भलाई है। दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या कहाँ कर रहा है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो जा रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एल्यूमिनियम एक ग्रीन मेटल है, हरी धातु है, और यह लकड़ी के स्थान को कवर करके या लकड़ी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे पर्यावरण को बचाता है। तो सही बात है, दोनों व्याख्या यहाँ परफेक्ट है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जरा कारण को ध्यान से देखिए कि लकड़ी का स्थान लेकर ये वन को कैसे बचा रहा है। एल्यूमिनियम का प्रयोग क्या हम वहां करते हैं जहां लकड़ी बचती है? ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों पर कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। तो इसका जो कारण आर है वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आप सी वाला इसमें माफ कीजिएगा, डी वाला चुनने में भलाई है, जिसमें कहा गया है कि ए सही है, ठीक है, ए वाला सही है, इसको ग्रीन मेटल कहा जाता है, और जो आर दिया है वो गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण के प्रत्यक्षतः संबंध में जुड़ा हुआ है और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें देखना यह है कि व्याख्या कर पा रहा है या नहीं। तो दोनों सही है, लेकिन आर और ए आपस में व्याख्या के संबंध में नहीं जुड़े हैं, मतलब ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका बी वाला सही। इसके बाद अगले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वन ह्रास का मूल कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास, या फिर क्या? तो वन ह्रास का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक विकास। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये सबसे ज्यादा वनों या जंगलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक इन प्लांटेशन इन इंडिया, मतलब इसमें से कौन सा वृक्षारोपण में काफी विशिष्ट है? तो विजयवाड़ा है, चंडीगढ़ है, शिलांग है, या वालपराई है? तो वालपराई होगा, ये काफी चर्चा में भी था। इसके बाद पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये जो वन नीति सरकार की है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 33% का टारगेट था, जो कि अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के हिसाब से कौन सा वन संवर्ग में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय वन यानी नेशनल फॉरेस्ट नहीं आते हैं, नेशनल पार्क नहीं आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं आते हैं, या विलेज फॉरेस्ट नहीं आते हैं।
तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। वो इसमें नहीं आता है, मतलब कैडर ऑफ फॉरेस्ट की रेंज में नहीं आता है, हालांकि वो संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद देखें, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन रखने का लक्ष्य है, माने कितना कम से कम होना चाहिए। तो 1/3 तो होना ही चाहिए, 1/3 भी नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो 1/3 वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। इसके बाद अगले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, कहाँ पर सर्वाधिक है ये आपको बताना है। तो पूर्वी दक्कन में सर्वाधिक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक है, पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा है, या पूर्वी तट में सबसे ज्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पूर्वी दक्कन में सबसे ज्यादा है, इसमें से अगर देखा जाए। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? लगभग 8% है, 10% है, 12% है कि 14% है। तो परसेंट अगर लगभग देखा जाए तो 12 के आसपास है, लगभग, यहाँ पर टू बी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, दूसरा, सबसे पहला नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? ये गुजरात तट के सहारे है। ठीक है, गुजरात का जो तट है वहां पे जो मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं उसको हम लोग देखें। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है जरा बताइए। तो वेल शार्क है। ठीक है, वेल और शार्क का ये ट्रांजिशन है यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पगमार्क तकनीक, अभी पगमार्क को हमने पीछे वाले सीरीज में देखा था, मतलब इसी सीरीज के वीडियो में देखा था। तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये वस्तुतः होता क्या है, यहाँ आप देखें, पगमार्क यानी जो फुटप्रिंट होते हैं उसके सहारे हम लोग गिनती करते हैं। जैसे बाघों की गिनती का जो सबसे पुराना तरीका है वो यही है, उनके पंजों की छाप से उन्हें गिना जाता था। और ये बहुत ही कारगर तरीका नहीं था, क्योंकि एक ही बाघ के जो पंजे थे वो कई बार गिन लिए जाते थे। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि डीएनए सैंपल से गिना जाता है, या फिर जो उनके शरीर पर धारियां बनी होती हैं, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, उससे गिना जाता है पैटर्न के हिसाब से। फिलहाल वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए, जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, गुदना गोदने के लिए, तो इसमें देखिए सी वाला हो जाएगा। वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए हम लोग पगमार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया कि राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना को शुरू किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, करंट अफेयर था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची के अंतर्गत सूची समीक्षा का समय घटा दिया गया है, और घटाकर कितना कर दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 साल। 5 साल कर दिया गया है। यहाँ आप इसका जो ए वाला है उसको चुन सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो देगा ही, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य एक्ट है, तो वही ऊपर दिया है, तो बाकी की ओर हम क्यों देखें, जबकि एक ही को हमें चुनना है। तो ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो यहाँ पर आप देखिए वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा 1980। ठीक, अगला वाला देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये हैदराबाद में है, नैनीताल में है, कि सोलन में है, या देहरादून में? तो देहरादून में है, इसकी लोकेशन उत्तराखंड देहरादून में है। अगले वाले को देखिए। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था, पेड़ से चिपक कर उसे कटने से रोकना, यही मूल उद्देश्य था। इसके बाद अगले वाले को देखिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, असल में ये बताना है। तो ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी वन्य जीवों के संरक्षण से ही जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो सभी में दिया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ये जो मुख्यालय इसका है वो कहाँ पर स्थित है, या ये जो संस्था है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यू दिल्ली हो जाएगा, इसका ए वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा है? तो ये पांडा है, जाइंट पांडा, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा होता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू मेंटेन 70% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब फॉरेस्ट पूरे 70% अपने भौगोलिक क्षेत्रफल पर बनाए रखने का जो टारगेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश के दिया हुआ है। तो ये कौन सा देश? मालदीव है, नेपाल है, भूटान है कि अफगानिस्तान है? तो भूटान है, आपने हजारों बार पढ़ा होगा। भूटान जो है काफी हरा भरा क्षेत्र है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई चीज होती है तो वो नियम बन जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सही की तलाश आपको करनी है। तो विश्व वन्य जीव कोष जो है इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण टाइपनोसोमियासिस नाम का रोग था। ठीक, और यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी का मित्र कहा जाता है, सफेद झूठ। और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला जो है वो कोलकाता में स्थित है, मतलब यहाँ पे लाइफ स्टाइल जो इसकी लोकेशन है वो कोलकाता में दी है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है।
तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। देखिए भाई ये तो किसी कीमत पर होगा नहीं, और तीसरा अगर हम इल्यूमिनेट करते हैं तो इसमें जो 2 है वो बाहर हो जाते हैं, बचता है 2, और इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, पहला, दूसरा और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में कहा गया कि द वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 जो है इसको हेल्ड कहाँ पर किया गया था, वेन्यू आपको बताना है। तो वेन्यू इसका कहाँ पे, पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर का मुद्दा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया, सबसे पहला वाला कौन है, तो ये हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद बना जिम कार्बेट जो कि एक शिकारी थे, ये कोई पर्यावरण संरक्षक नहीं थे। ये जो वहाँ की चंपावत हथिनी थी, माफ कीजिएगा चंपावत बाघिन थी, उसको मारकर अपने शेर बने हुए थे, तो ये शिकारी थे जिम कार्बेट, ठीक, अंग्रेज थे। अब इनका भी नाम बदलकर इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखने का प्लान है, जो कि बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है और इस अभ्यारण्य को या इस नेशनल पार्क को जीवन देती है। ठीक, तो जिम कार्बेट ये सबसे पुराना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में देखते हैं, और अगले वाले में कहा गया कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। अब ये नेशनल पार्क आपको पता होनी चाहिए लोकेशन वाइज, इसके लिए ट्रिक आप आजमा लीजिए या चाहे जैसे इन्हें याद करिए। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है राजीव गांधी। यहाँ पे आप डी वाले को चुन लीजिए। अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये किससे संबंधित है, तो दाचीगाम ये किससे संबंधित है, कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये कश्मीरी हंगुल या जो लाल हिरन होता है ये सिर्फ यहीं पाया भी जाता है, तो इससे संबंधित है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जहाँ सबसे ज्यादा संख्या में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा और पिन वैली जम्मू कश्मीर। पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ से चली जाएगी, ये वाला बाहर हो गया। पिन वैली कहाँ पे बताइए। इसके बाद देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन एक वॉल्केनो भी है वहाँ पे, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर है, कनाडा में है, कोलंबिया में है, केन्या में है या फिर यूएसए में है, सीधा सीधा। तो येलोस्टोन कहाँ पे है, ये यूएसए में है, नेशनल पार्क है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आप हो सकता है हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब ओशियन नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क है, तो भितरकणिका है, सुंदरवन है, गहीर माथा है या बे ऑफ मन्नार है। तो इसमें आप देखकर समझ सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी जो है यही सागरीय है, बाकी जितने हैं वो हालांकि मैंग्रोव से संबंधित क्षेत्र हैं लेकिन फिर भी वो बाहर है इससे। इसके बाद देखिए बुक्सा बाघ परियोजना, ये किस राज्य से जुड़ी हुई है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट। अभी कुछ नए नेशनल पार्क और नए जो टाइगर रिजर्व है उनको मान्यता मिली है, तो उनको आप अनिवार्य रूप से देखकर जाइएगा। जैसे असम में 2 नए नेशनल पार्क बने, ठीक, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और जो 2 नए टाइगर रिजर्व एक के बाद एक, मतलब कुल मिलाकर अब 52 हो गए हैं, तो उनकी जो लेटेस्ट जानकारी है वो ऐड करके जाइएगा। फिलहाल बुक्सा बाघ परियोजना को देख लीजिए, तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। ये सब फैक्चुअल डाटा है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस जो है असम में है, पेरियार जो है केरल में है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में कब से होने लगा। ठीक, ये मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं है ना, उड़ीसा में है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नांकित राज्यों में से किसने साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास को निर्मित किया है, मतलब वो पहले से है, कोई बनाया नहीं। तो राजस्थान में ये है, अरुणाचल में है, आंध्र में है कि ओडिशा में, आप बताएं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो दाचीगाम यहाँ पे नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी लोकेशन बहुत तेज पूछता है। तो दाचीगाम, पापीकोंडा, सरिस्का और बांदीपुर दिया है, इनको राज्यवार आपको मिलाना है। तो दाचीगाम कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और सरिस्का कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, यानी ए का दूसरा और सी का तीसरा। तो ए का दूसरा और सी का तीसरा आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ बी वाले में मिलेगा। तो एलिमिनेशन तकनीकी जो है उसको इस्तेमाल कीजिएगा, आप कम मेहनत में ज़्यादा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर, मतलब सबसे पुराने के हिसाब से। यहाँ पर जो सर्वप्रथम था उसको आप पहले रखेंगे, इसी क्रम में अरेंज करना है। तो साइलेंट वैली है, जिम कार्बेट है, काजीरंगा है और कान्हा है। तो जिम कार्बेट सबसे पुराना है, ठीक है, इसे कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो जिम कार्बेट अगर सबसे पुराना है तो 2 वाला सबसे पहले होगा, और 2 यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एकमात्र डी वाले विकल्प में। इसके बाद तब कान्हा है, उसके बाद तब जिम, यहाँ पे काजीरंगा है और अंत में है साइलेंट वैली। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो अंशी, बेतला, इंद्रावती और गुगामल, आप बताएं। तो इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है, बाकी जो है वो इससे बाहर है। तो यहाँ पर कभी कभी जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, इस प्रकार से जलवायु भी पूछ लेता है, तो वो आप कर्क रेखा से दूरी देख लीजिएगा।
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाने के संदर्भ में नेशनल पार्क और राज्य दिया है। इटांकी है, बेतला है, सिरोही है और गुइंदी है। ठीक, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर मिलान करके देखिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले का तीसरा इटांकी कहाँ पे है, नागालैंड में है। और बेतला कहाँ पे है, तो बेतला झारखंड में है, एकमात्र वहां का है। सिरोही को अगर देखा जाए तो सिरोही जो है ये मणिपुर में है और गुइंदी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ऐसा आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर मिलाइए नेशनल पार्क और वहाँ के जो मेन एनिमल हैं। वैसे तो नेशनल पार्क में जितने होते हैं सब प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन कोई एक मेन टारगेट वहाँ का होता है, तो वो आपको बताना है। काजीरंगा, गिर, सुंदरवन और पेरियार। तो आप जानते हैं कि काजीरंगा में गैंडे का संरक्षण, एक सींग वाले गैंडे का होता है। गिर में सबसे मुख्य रूप से शेर का संरक्षण होता है और सुंदरवन में बाघ का होता है, पेरियार में हाथी का होता है। तो आप समझ सकते हैं फिर आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए अगले वाले को, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये हाथी के प्रोटेक्शन के लिए है। पेरियार जो है यहाँ हंगुल का संरक्षण होता है। मानस में हाथी का होता है, दुधवा में टाइगर का होता है। तो भाई हंगुल जो है ये दाची गांव में होता है ना, पेरियार में कहाँ से चला जाएगा। कहाँ जो दाची गांव है वो उत्तर में है और कहाँ पेरियार दक्षिण में है, दोनों में कोई ताल्लुक ही नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं, मतलब जो क्लाउडेड गोट होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, मन वन में पाई जाती हैं, मान वन है असल में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है या साइलेंट वैली में पाई जाती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एरविकुलम हो जाएगा। ठीक है, ये केरल में है, यहाँ पर ये पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा है। सीरीज आगे जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार।